चलिए हमारी जो नेक्स्ट परक्विजिट आती है वो आती है परक्विजिट नंबर 8, द वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एम्यूनिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो बेसिकली जब भी कोई एम्प्लॉय अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है तो ऐसे में उसको कुछ एंसिलियरी सहायक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती है, जो हालांकि पर्सनल नेचर की फैसिलिटीज होती हैं और इसीलिए एज ए परक्विजिट इनको टैक्सेबल किया जाता है। इसके रिगार्डिंग रूल 3 के अंदर बताया गया है कैसे आप इन फैसिलिटीज की जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और ये जो परक्विजिट्स है ये स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड दोनों ही एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो इस परक्विजिट के तहत कवर की जाएंगी और कैसे वो टैक्सेबल रहेंगी, तो इसके रिगार्डिंग हमें बताता है रूल 3 सब रूल 7। और इसके अंदर जो सबसे पहली फैसिलिटी आती है वो आती है इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है और उस लोन पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, या फिर अगर चार्ज किया जाता है तो बहुत नॉमिनल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट जो है चार्ज की जाती है एज ए इंटरेस्ट। तो ऐसे में कहा गया कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है, इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर कंसेशनल इंटरेस्ट पर दिया गया लोन, और यह जो लोन अमाउंट है यह 20,000 रुपए से ज्यादा है, तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैलकुलेट करनी होगी और ये जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी ये टैक्सेबल होगी इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अब यह कैसे पता चलेगा कि जो लोन दिया गया है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है फ्रॉम द एम्प्लॉय वो कंसेशनल रेट है। तो इसके लिए कहा गया कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसी तरह के लोन को देने के लिए जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसके साथ वो इंटरेस्ट रेट कंपेयर की जाएगी। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, एम्प्लॉयर हैं और ये अपने एम्प्लॉय मिस्टर वाई को एक लोन देते हैं 10 लाख रुपीस का और इस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। और सिमिलर नेचर का लोन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया जाए तो ऐसे में कहा गया जो इंटरेस्ट रेट होगी वो होगी 10% पर एनम। तो ऐसे में कहा गया जो परक्विजिट वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे 10% माइनस 4%, 6% पर एनम का जो इंटरेस्ट बेनिफिट है इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा। और इसके लिए कहा गया कि आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो मंथली बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और कौन सा मंथली बैलेंस, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। तो उस महीने में जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग था टुवर्ड्स एम्प्लॉय फॉर दैट लोन, उस बैलेंस पर वो इंटरेस्ट रेट, कौन सा इंटरेस्ट रेट, जो 6% का इंटरेस्ट रेट है, जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट रेट है वो अप्लाई किया जाएगा। तो ऐसे में एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपीस का लोन दिया गया है और यह 10 लाख रुपीस का लोन दिया गया एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, तो ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर उसी लोन पर इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम चार्ज करता है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी 6% पर एनम।
तो मान लीजिए पूरे साल भर में मिस्टर वाई के द्वारा कोई रीपेमेंट नहीं की गई है। 1 अप्रैल 2020 को यह लोन लिया गया 10 लाख रुपीस का, और 31 मार्च 2021 को यह 10 लाख रुपीस आउटस्टैंडिंग थे, कोई पेमेंट नहीं की गई। तो यहां पर परक्विजिट वैल्यू होगी 10 लाख इंटू 6% पर एनम, दैट इज 60,000 रुपीज। अगर कोई रीपेमेंट की गई है तो अकॉर्डिंगली आप जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उन मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। और कौन सा मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस? मैक्सिमम, उस महीने में जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी उस पर जो है आप इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे। और अगर मान लीजिए ये जो लोन लिया गया बाय द एम्प्लॉई, ये लिया गया फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, तो ऐसे में अगर वो ट्रीटमेंट जिस डिजीज के लिए, जिस बीमारी के लिए लिया गया लोन, वो अगर रूल 3A के अंदर प्रिस्क्राइब है, आपको रूल 3A के अंदर लिस्ट दी गई है, अगर उस लिस्ट में वो डिजीज, वो बीमारी लिस्टेड है और उसके लिए वो लोन लिया गया है, तो ऐसे में कोई भी अमाउंट जो है टैक्सेबल नहीं होगी एज ए परक्विजिट, provided that no value would be charged if such loans are made available for medical treatment in respect of disease specified in rule 3A of these rules। और मैंने आपको बताया अगर अमाउंट 20,000 रुपए तक है तो भी ऐसे में जो है परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल नहीं होगी। और वेयर द अमाउंट ऑफ लोन्स आर पेटी नॉट एक्सीडिंग द एग्रीगेट 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपए तक का लोन परमिजेबल है विदाउट टैक्सेबिलिटी। उसके अलावा कहा गया कि अगर मान लीजिए स्पेसिफाइड डिजीज के लिए जो रूल 3A के अंदर प्रिस्क्राइब थी, उसके लिए आपने ये लोन लिया, मान लीजिए लोन ले लिया गया 2 लाख रुपीस का, और एम्प्लॉय ने मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट भी लिया और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से उनको 1,50,000 रुपए की जो है अमाउंट वो रिकवर हो गई। तो ऐसे में कहा गया कि यहां पर हम 2 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट बेनिफिट था उसको परक्विजिट नहीं मान रहे थे, लेकिन अगर कोई रिकवरी आपने की है मेडिकल कंपनी से, मेडिकल इंश्योरेंस के जरिए, तो ऐसे में जितनी अमाउंट रिकवर की गई है, जो बैलेंस है 50,000 रुपीज का, उस पर जो इंटरेस्ट है वो परक्विजिट नहीं माना जाएगा, लेकिन जो अमाउंट आपने रिकवर की है उस अमाउंट तक जो है परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द बेनिफिट रिलेट्स टू द लोन मेड अवेलेबल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, द एग्जम्पशन so provided shall not apply to so much of the loan as has been reimbursed to the employee under any medical insurance scheme। तो अगर किसी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के तहत एम्प्लॉय को कोई रिम्बर्समेंट मिली है, तो ऐसे में उस अमाउंट तक ये एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं रहेगी, उस अमाउंट पर परक्विजिट वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो यहां पर इन सिंपल वर्ड्स भी आपको बताया गया है, एक एग्जाम्पल के जरिए इसको यहां पर समझने की कोशिश भी करते हैं। मिस्टर एक्स है, एम्प्लॉय है एबीसी लिमिटेड के अंदर, और एबीसी लिमिटेड ने इनको 10 लाख रुपीस का जो है लोन दिया है एट द रेट ऑफ 4% पर एन, और यह लोन दिया गया है 20 अप्रैल 2019 को, और एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और एम्प्लॉय से चार्ज किया जा रहा है 4% पर एनम। तो दैट मींस 10 माइनस 4, 6% विल बी टैक्सेबल। और अगर मान लीजिए एम्प्लॉय से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता तो 10% विल बी टैक्सेबल। और लोन रीपे किया गया है इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और ये इंस्टॉलमेंट शुरू हुई है 10 जुलाई 2019 से। तो इस केस में हमें परक्विजिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होगी? तो सबसे पहली बात, अप्रैल 2019 में लोन लिया गया, 20 अप्रैल को भले ही लोन लिया गया है, लेकिन ध्यान रखें वहां पर कहा गया था मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो जो भी मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो 30 अप्रैल को जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो था 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख रुपए पर आप क्या करेंगे?
6% के अकॉर्डिंग एक महीने का ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे। फिर बात आई मई में भी 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थे, उस पर भी आप 6% के अकॉर्डिंग मई मंथ का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर बात आई जून में भी जो है आपका 10 महीने का जो है, सॉरी 10 लाख रुपए का जो बैलेंस है वो आउटस्टैंडिंग था, तो 6% के अकॉर्डिंग जून मंथ के लिए आप जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब जुलाई में 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी गई और 31 जुलाई को जो बैलेंस था वो बैलेंस था 8 लाख रुपए। तो ऐसे में यहां पर जुलाई में जो है आप 8 लाख रुपए पर क्या करेंगे, 6% के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, 31 जुलाई को 8 लाख रुपए। अगस्त महीने में फिर से 2 लाख रुपए की पेमेंट की गई, तो 31 अगस्त को जो बैलेंस है वो 6 लाख रुपए है। तो 6 लाख रुपए पर 6% के अकॉर्डिंग जो है अगस्त महीने का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। सितंबर में फिर से 2 लाख रुपए की पेमेंट की गई और 30 सितंबर को जो बैलेंस था वो 4 लाख रुपए था, उस पर 6% की दर से जो है यहाँ पर सितंबर महीने का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। और अक्टूबर में जो है 2 महीने की 2 लाख रुपए की फिर से पेमेंट की गई और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 31 अक्टूबर को 2 लाख रुपए था, उस पर 6% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और नवंबर महीने में 2 लाख रुपए की पेमेंट करने के बाद कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं था, इसीलिए 30 नवंबर को यहां पर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह अब आप इनका जब टोटल करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 25,000 रुपीज। तो ऐसे में ये जो है वैल्यू एज ए परकेजेज टैक्सेबल होगी इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरह बेसिकली आप इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो लोन दिए गए हैं एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा, उन केसेस में जो है वैल्यू ऑफ परकेजेज कैलकुलेट करेंगे। अगर ये जो लोन अमाउंट है 20,000 रुपए तक है तो कोई वैल्यू ऑफ परकेजेज कैलकुलेट नहीं की जाएगी। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर दिया गया है जो रूल 3A के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, तो भी कोई वैल्यू ऑफ परकेजेज कैलकुलेट नहीं की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो परकेजेज आती है इसी कैटेगरी के अंदर, वो है ट्रैवलिंग टूरिंग अकोमोडेशन। तो अगर एम्प्लॉय जो है ट्रैवल करता है, टूर करता है, अकोमोडेशन के रिगार्डिंग कोई एक्सपेंसेस उसको प्रोवाइड किया जाता है, और ये जो ट्रैवलिंग टूरिंग अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है, एक्सपेंसेस इनकर किए जा रहे हैं, ये उस समय किए जा रहे हैं जब एम्प्लॉय जो है अपनी हॉलीडेज जो है स्पेंड करता है, अपनी छुट्टियों को जो है वो एंजॉय करता है। तो ऐसे में कहा गया कि जितनी भी कॉस्ट एम्प्लॉयर खर्च करेगा उतनी अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर दी जाएगी। इसके अलावा एक लीव ट्रैवल कंसेशन होता है जो कि रूल 2B के अंदर प्रिस्क्राइब है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई कंसेशन या असिस्टेंस दिया जा रहा है रूल 2B के अंडर, तो उसको हम रूल 2B के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो हॉलीडेज की ट्रैवलिंग है, टूरिंग है, अकोमोडेशन के रिगार्डिंग कोई एक्सपेंसेस बियर किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर, तो ऐसे में कहा गया जो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर होगी वो मानी जाएगी वैल्यू ऑफ परचेज इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो अदर एक्सपेंसेस पेड फॉर और बोर्न और रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी हॉलीडे अवेल्ड बाय द एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड अदर देन द कंसेशन और असिस्टेंस रेफर्ड टू इन रूल 2B। तो रूल 2B में जो कंसेशन और असिस्टेंस है उसको हम रूल 2B के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करेंगे। उसके अलावा अगर और कोई खर्चा है ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग, टूरिंग के रिगार्डिंग, अकोमोडेशन के रिगार्डिंग, तो ऐसे में shall be determined as the sum equal to the amount of expenditure incurred by such employer। तो एम्प्लॉयर जितना खर्च करेगा उनके लिए वो जो है वैल्यू ऑफ परचेज मानी जाएगी। When such facility is maintained by the employer, और मान लीजिए ये जो अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है हॉलीडे पर, ये जो है एम्प्लॉयर के द्वारा खुद मेंटेन की जाती है, खुद ओन्ड की जाती है, तो ऐसे में एंड इट इज नॉट अवेलेबल uniformly to all the employees, the value of benefit shall be taken to be the value at which
such facilities are offered by other agencies to the public. तो सिमिलर फैसिलिटीज जब किसी दूसरे के द्वारा पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है और पब्लिक से जितना पैसा चार्ज किया जाता है उतनी अमाउंट जो है मानी जाएगी वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। वेयर द एम्प्लॉय इज ऑन ऑफिशियल टूर, अगर ऑफिशियल टूर है तो ऐसे में कोई वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं मानी जाएगी। लेकिन ऑफिशियल टूर था, लेकिन एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स भी अगर वहां पर जाते हैं तो ऐसे में कहा गया expenses are incurred in respect of any member of his household, the amount of expenditure so incurred shall be a fringe benefit or amenity। तो इसका मतलब अगर ऑफिशियल टूर है तो एम्प्लॉय के लिए कोई वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं मानी जाएगी, लेकिन एम्प्लॉय के साथ अगर उसके फैमिली मेंबर ने ज्वाइन किया है उस टूर को तो ऐसे में कहा गया कि उस फैमिली मेंबर के लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा वो माना जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट in the hand of employee, provided that where any official tour is extended as a vacation। तो एक एम्प्लॉय था जो ऑफिशियल टूर पर गया था और वहां पर ऑफिशियल जो उसकी ड्यूटीज थी उनको खत्म करने के बाद उसने क्या किया, उसने 2 दिन या 3 दिन के लिए अपनी वेकेशंस को एक्सटेंड किया ताकि वो वहां पर घूम फिर सके, एंजॉय कर सके। तो कहा गया द वैल्यू ऑफ सच फ्रिंज बेनिफिट shall be limited to the expenses incurred in relation to such extended period of stay or vacation। तो जो 2 या 3 दिन वो एक्स्ट्रा उसने वहां पर वेकेशन स्पेंड किया उस 2 या 3 दिन में जो खर्चा किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर वो माना जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। द अमाउंट सो डिटरमाइंड शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इफ एनी पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर की जाती है तो उसको आप रिड्यूस करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो सिंपली आपको यह समझना है कि अगर कोई एम्प्लॉय हॉलीडेज के लिए वेकेशन पर जाता है और वेकेशन पर जो ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग, टूरिंग के रिगार्डिंग, अकोमोडेशन के रिगार्डिंग या और कोई खर्चा और कोई एक्सपेंस जो है वो एम्प्लॉयर बियर करता है तो ऐसे में कहा गया कि जितने एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बियर करेगा उतनी अमाउंट वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। और अगर ये ऑफिशियल टूर है, ऑफिशियल ट्रिप है तो ऐसे में कोई वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं मानी जाएगी। उसके अलावा ऑफिशियल टूर था लेकिन एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स ने भी उस टूर को ज्वाइन किया तो कहा गया उस फैमिली मेंबर्स के लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा। ऑफिशियल टूर है, एम्प्लॉय के लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं माना जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए जो पैसा खर्च एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर के लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा। उसके अलावा ऑफिशियल टूर था, एम्प्लॉय ने ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के बाद 2 या 3 दिन के लिए उस टूर को एक्सटेंड किया तो ऐसे में उस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए उन 2 या 3 दिनों के लिए जो भी खर्च किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर वो माना जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। चलिए नेक्स्ट हमारी जो परक्विजिट आती है इसी कैटेगरी के अंदर, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉइज को फ्री फूड जो है प्रोवाइड करते हैं या फिर कंसेशनल रेट पर जो है फूड्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत बार जो है एम्प्लॉइज को फूड कूपन्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उन कूपन्स को रिडीम कर एम्प्लॉय जो है फूड जो भी लंच वगैरह है वो अपना ले लेता है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर कोई फ्री फूड प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर तो ऐसे में 50 रुपीज से ज्यादा, 50 रुपीज पर लंच से ज्यादा जो अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, अगर रिफ्रेशमेंट दी जा रही है, बिवरेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो ऐसे में वो जो अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं होगी। दैट मीन्स रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है आपको, लंच नहीं दिया जा रहा है तो रिफ्रेशमेंट जो है वो टैक्सेबल नहीं है। Provided that nothing contained in this clause shall apply to free food and non-alcoholic beverages provided by such employer during working hours at office or business premise or through paid vouchers which are not transferable and usable only at eating joints to the extent the value thereof is not exceeding 50 rupees।
तो दैट मीन्स 50 रुपीज पर मील, 50 रुपीज पर लंच, 50 रुपीज पर डिनर जो अमाउंट होगी वो आपकी एग्जाम्प्ट रहेगी। ओवर एंड अबव 50 रुपीज जो है वो टैक्सेबल रहेगी एज पर केजी। तो आपको कूपन्स दिए जाते हैं, उन कूपन्स को आप ईटिंग जॉइंट्स मीन जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर और होटल्स होते हैं वहां पर आप उनको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में कहा गया कि 50 रुपीज से ज्यादा जो वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी। टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स और टू फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स प्रोवाइडेड इन ए रिमोट एरिया और एन ऑफशोर इंस्टॉलेशन। तो यहां पर कहा गया कि जो आपके टी और स्नैक्स हैं वो जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, रिफ्रेशमेंट जो आपको दी जाती है वो टैक्सेबल नहीं रहेंगे। The value of free food and non-alcoholic beverages provided by the employer to an employee shall be the amount of expenditure incurred by the such employer. The amount so determined shall be reduced by the amount, if any, recovered from the employee. तो आपके एम्प्लॉइज के फूड पर जो भी अमाउंट खर्च की जाएगी बाय द एम्प्लॉयर वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट रिकवर की जाती है तो वो लेस की जाएगी। उसके अलावा अगर जो मील है, जो लंच है, वो 50 रुपीज से ज्यादा नहीं है तो ऐसे में कोई वैल्यू ऑफ परचेज नहीं मानी जाएगी। और टी और स्नैक्स जो ऑफिस आवर्स के दौरान प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी आपके फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेंगे। तो यहां पर सिंपल वर्ड्स में भी आप इसको रीड कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में यहां पर कहा गया है कि इफ द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड फ्री रिफ्रेशमेंट, टी है, स्नैक्स है, कॉफी है, जूस है, to the employees at the place of working during office hours, it will be exempt. If the employer has provided free meals to the employee at the place of working hours, it will be exempt if the value per meal is up to ₹50. अगर 50 रुपए तक है तो ऐसे में वो एग्जाम्प्ट है। ओवर एंड अबव 50 रुपीज शैल बी टैक्स। तो मान लीजिए 125 रुपीज पर लंच जो है वो एक्सपेंस इनकर किया जाता है, तो ऐसे में कहा गया कि 50 रुपीज लेस करने के बाद 75 रुपीज पर लंच जो है वो टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी परक्विजिट आती है वो है गिफ्ट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वाउचर और टोकन in lieu of which such gift may be received by the employee or by member of his household on seminal occasions or otherwise from the employer shall be determined as the sum equal to the amount of such gift. तो अगर कोई गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है, कोई वाउचर कूपन आपको दिया जाता है, कोई टोकन आपको दिया जाता है, तो ऐसे में एम्प्लॉयर उस गिफ्ट पर जितना पैसा खर्च करता है वो आपके हाथ में टैक्सेबल माना जाएगा। अब मान लीजिए गिफ्ट जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में है, मॉनेटरी टर्म्स में है, दैट मींस आपको कैश गिफ्ट किया गया है, एम्प्लॉय को 10,000 रुपए कैश गिफ्ट किया गया है बाय द एम्प्लॉयर, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए नॉन मॉनेटरी गिफ्ट दिया गया है, दैट मींस कैश नहीं दिया गया है, कैश के अलावा कोई वॉच दी गई है, कोई ब्रेसलेट दिया गया है या और कोई गिफ्ट किया गया है, तो ऐसे में कहा गया कि इस गिफ्ट की वैल्यू निकाली जाएगी और वो टैक्सेबल रहेगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। और अगर ये जो गिफ्ट है, अगर ये जो गिफ्ट है इसकी वैल्यू 5,000 रुपए से कम है, तो ऐसे में वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो रहेगी वो नील रहेगी। दैट मींस 5,000 रुपए तक का गिफ्ट जो है वो टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है, उस पर जो है वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैलकुलेट नहीं की जाएगी। द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वाउचर और टोकन इन ल्यू ऑफ विच सच गिफ्ट मे बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय और बाय मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। तो ऐसे में अगर आपको कोई वाउचर कूपन दिया जाता है, कोई टोकन दिया जाता है जिसको आप रिडीम कर अपना गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं, तो ऐसे में कहा गया कि जो है उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी एज द सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट। उस गिफ्ट की जितनी वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, अगर जो वैल्यू ऑफ गिफ्ट है वो 5,000 रुपए से कम है तो ऐसे में कोई अमाउंट जो है टैक्सेबल नहीं होगी। Provided that where the value of such gift, voucher or token, as the case may be, is below 5,000 rupees in the aggregate during the previous year,
द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी टेकन एज नील। तो बहुत बार जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मान लीजिए अमेजोन वाउचर कूपन दे देते हैं, फ्लिपकार्ट वाउचर कूपन दे देते हैं, और अगर उनकी वैल्यू 5,000 रुपए से कम है एग्रीगेट इन द प्रीवियस ईयर, पूरे साल भर में जो वैल्यू है वो 5,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ऐसे में यहां पर सिंपल वर्ड्स में भी आपको बताया गया है, सिंपल वर्ड्स में यहां पर कहा गया है कि गिफ्ट्स गिवन बाय द एम्प्लॉयर in kind up to rupees 5,000 in aggregate during a particular year is exempt during a previous year। तो प्रीवियस ईयर में पूरे साल भर में आपको 5,000 रुपए तक के गिफ्ट मिलते हैं, वो टैक्स फ्री है। एंड एक्सेस ओवर इट इज टैक्सेबल, 5,000 रुपए से ज्यादा जो गिफ्ट होंगे वो टैक्सेबल रहेंगे। इफ द एम्प्लॉयर हैज गिवन एनी वाउचर टोकन in lieu of which such gift may be received, it will also be exempt in the similar manner। तो दैट मीन्स आपको कोई वाउचर दिया जाता है, कोई टोकन दिया जाता है जिसको रिडीम करते हुए आप अपना गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं, तो वहां पर भी यही कंडीशन एप्लीकेबल होगी। अगर उसकी वैल्यू जो है 5,000 रुपए तक है तो वो एग्जम्प्ट है, ओवर एंड अबव 5,000 रुपीज इट विल बी टैक्सेबल। गिफ्ट इन कैश और गिफ्ट कन्वर्टेबल इनटू कैश, गिफ्ट चेक्स एटसेट्रा शैल बी फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। तो अगर आपको कैश गिफ्ट किया जाता है या फिर चेक से आपको गिफ्ट दिया जाता है तो ऐसे में वो क्या रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट जो परक्विजिट आती है इसी कैटेगरी के अंदर, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। तो अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड दिया गया है, तो ऐसे में अगर ये जो क्रेडिट कार्ड है ये यूज किया जाता है फॉर दी पर्सनल पर्पस, देन इट विल बी टैक्सेबल एज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और अगर ये दिया जाता है फॉर ऑफिशियल पर्पस और ऑफिशियल पर्पस के लिए ही इसको यूज किया जाता है, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। The amount of expenses incurred by the employee or employee family member for a credit card which is reimbursed by the employer shall be taxable as a perquisite। और अगर एम्प्लॉय को एक क्रेडिट कार्ड दिया गया है ऑफिशियल पर्पस के लिए तो ऐसे में ये एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन उस केस में आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा कि जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं उनकी डिटेल्स आपको मेंटेन करनी होगी, जैसे कि डेट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है और नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, किस ऑफिशियल पर्पस के लिए जो है वो अमाउंट इनकर की गई है। और दूसरी बात, एम्प्लॉयर जो है उन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि वो जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए जो है इनकर किए गए हैं, तो ऐसे में ये अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट उसके बाद बात आती है द वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉई रिजल्टिंग फ्रॉम द पेमेंट और रिम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ए क्लब। तो एक क्लब में जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए एम्प्लॉय के द्वारा अगर उसको रिम्बर्स किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर तो वो टैक्सेबल रहेंगे एज परक्विजिट, और जितनी अमाउंट रिम्बर्स की जाएगी बाय द एम्प्लॉयर वो टैक्सेबल होगी। अगर ये जो अमाउंट रिम्बर्स की गई है ये की गई है रिगार्डिंग हेल्थ क्लब या फिर स्पोर्ट्स क्लब, हेल्थ फैसिलिटीज के रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के रिगार्डिंग, तो ऐसे में वैल्यू ऑफ परक्विजिट नील रहेगी, एग्जम्प्ट रहेगी। इन ए क्लब बाय हिम और बाय ए मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड shall be determined to the actual amount of expenditure incurred or reimbursed by the employer। तो एम्प्लॉयर जितना एक्चुअल अमाउंट रिम्बर्स करेगा, एक्सपेंडिचर इनकर करेगा, उतनी अमाउंट टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। द अमाउंट सो डिटरमाइंड शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इफ रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर की जाती है तो वो अमाउंट लेस की जाएगी। उसके अलावा अगर where the employer has obtained corporate membership of the club and the facilities enjoyed by the employee or any member of his household, the value of perquisite shall not be include the initial fees paid for acquiring such corporate membership। तो अगर जो एम्प्लॉयर है उसने कॉर्पोरेट मेंबरशिप ली है और उस कॉर्पोरेट मेंबरशिप के तहत कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर उसको एंजॉय करता है फैसिलिटीज को, तो ऐसे में कोई वैल्यू ऑफ परक्विजिट इंक्लूड नहीं की जाएगी। उसके बाद यहां पर कहा गया
Nothing contained in this clause shall apply for use of health club, sports and other similar facilities provided uniformly to all the employees by the employer. तो अगर एम्प्लॉयर अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ क्लब फैसिलिटी, स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स से रिलेटेड सिमिलर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है अपने सभी एम्प्लॉयज को, तो ऐसे में कोई भी वैल्यू ऑफ परकेज टैक्सेबल नहीं होगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। उसके अलावा नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई इफ सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस। तो मान लीजिए किसी क्लब के अंदर कुछ अमाउंट खर्च की गई है और ये जो अमाउंट खर्च की गई है ये ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च की गई है, तो ऐसे में कोई वैल्यू ऑफ परकेज नहीं मानी जाएगी इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन इसके लिए अगेन वही दो बातें आपको फॉलो करनी होगी। आपको जो है उन एक्सपेंडिचर्स की डिटेल्स मेंटेन करनी होगी, जैसे कि डेट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, और दूसरा एम्प्लॉयर जो है एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ये जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए ये ऑफिशियल पर्पस के लिए इनकर किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो परक्विजिट आती है वो आती है यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि एम्प्लॉयर के द्वारा कई बार आपको मोबाइल फोन यूज करने के लिए दिया जाता है, लैपटॉप यूज करने के लिए दिया जाता है, कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर कोई एसेट्स आपको यूज करने के लिए दी गई है, एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दी गई है, अगर ये एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पज है तो ऐसे में कोई भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर एम्प्लॉय इसको अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी यूज करता है तो ऐसे में जो है वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैलकुलेट की जाएगी और वो होगी 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो सिमिलर तरह की कुछ बातें हमने मोटर कार व्हीकल के केस में जो है डिस्कस की थी। यहां पर भी सिमिलर पैटर्न रखा गया है कि एम्प्लॉयर जो अपनी एसेट्स एम्प्लॉय को यूज करने के लिए देता है तो ऐसे में 10% पर एनम जो है वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज बाय द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द हाउसहोल्ड ऑफ एम्प्लॉय एनी मूवेबल एसेट other than the assets already specified in this rule and other than laptops and computers belonging to the employer or hired by him shall be determined at the 10% per annum of the actual cost of such asset or the amount of rent or charges paid or payable by the employer as the case may be, as reduced by the amount recovered from the employee। तो अगर कोई एसेट जो है यूज करने के लिए दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा तो ऐसे में जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10% पर एन, यहाँ पर डे वाइज कैलकुलेट, मान लीजिए अगर 20 दिन के लिए यूज करने के लिए दी है तो आपको 20 दिन के लिए ही वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए एक वीडियो कैमरा जो है वो यूज करने के लिए दिया गया है, वीडियो कैमरा की कॉस्ट है 2 लाख रुपीज। तो ऐसे में कहा गया 2 लाख का जो है 10% ये हो जाता है आपका 20,000 और मान लीजिए 50 दिन इसको यूज करने के लिए दिया है तो 20,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 365 करके आप जो है वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैलकुलेट करेंगे। तो इफ द एम्प्लॉयर हैज गिवन एनी मूवेबल एसेट टू द एम्प्लॉयर, टू द एम्प्लॉय और टू द मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय, in such case it will be taxable and perquisite value shall be 10% per annum of the actual cost। ये आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल कोस्ट का 10% पर एनम जो है वो टैक्स किया जाएगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। और अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर की जाती है तो ऐसे में वो रिड्यूस की जाएगी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। हाँ, अगर कोई लैपटॉप दिया जाता है, कंप्यूटर दिया जाता है तो ऐसे में ये एग्जम्प्ट रहेगा, इस केस में कोई वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैलकुलेट नहीं की जाएगी। उसके बाद मान लीजिए एम्प्लॉयर के पास कोई एसेट थी और एम्प्लॉयर ने वो एसेट एम्प्लॉय को सेल कर दी एट ए कंसेशनल रेट, तो ऐसे में कैसे वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैलकुलेट की जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया इफ एम्प्लॉयर हैज सोल्ड एनी मूवेबल एसेट, यहां पर बात हो रही है मूवेबल एसेट की, टू द एम्प्लॉय टैक्सेबल अमाउंट शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट लेस देन 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज ऑफ एसेट बाय द एम्प्लॉयर। तो मान लीजिए एम्प्लॉयर ने वो कैमरा जो 2 लाख रुपीस का खरीदा था उसको 4.4 ईयर्स के लिए यूज किया, तो ऐसे में कहा गया कि जो कंप्लीटेड ईयर्स है, कंप्लीटेड ईयर कितने हैं 4 ईयर्स,
तो 4 इयर्स के लिए आप 10%, 10%, 10%, 10% आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो दैट मीन्स 2 लाख माइनस 20,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000, 1,20,000 रुपए क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट रहेगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। और अगर वो जो एसेट है वो एसेट है मोटर कार, तो ऐसे में 20% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। और अगर वो जो है डिजिटल डायरी है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो ऐसे में 50% ऑफ WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू का 50% हर साल के लिए आप लेस करते रहेंगे। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो ध्यान रखें, इन द केस ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप, it is 50% of WDV. Any other asset, it is 10% of the actual cost. तो मोटर कार के केस में भी 20% ऑफ WDV है, सॉरी 20% ऑफ WDV जो है वो मोटर कार के केस में भी WDV है, और अदर एसेट के केस में जो है 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो यहां पर 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, इन केस ऑफ मोटर कार 20% ऑफ WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, और 50% ऑफ WDV इन केस ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए लैपटॉप जो है वो सेल किया गया है टू दी एम्प्लॉय, और जो लैपटॉप परचेज किया था वो परचेज किया था 2 लाख रुपीज का, 2 लाख रुपीज का जो है परचेज किया गया था बाय दी एम्प्लॉयर। और 2 साल बाद 2.3 ईयर्स, मतलब 2 साल 3 महीने के बाद जो है उसको सेल कर दिया गया एम्प्लॉय को। तो ऐसे में वैल्यू ऑफ परक्विजिट रहेगी 50% आप लेस करेंगे पहले साल, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपए। और अब 1 लाख रुपए पे आप 50% कैलकुलेट करेंगे 50, तो यहां पर वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी 50,000 रुपए इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। 3 मंथ्स को हम यहां पर इग्नोर करेंगे क्योंकि कहा गया है कंप्लीटेड ईयर्स के लिए आपको क्या करना है, जो है वैल्यू डिटरमाइन करनी है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट हमारी जो लास्ट परक्विजिट बच जाती है इस कैटेगरी के अंदर, तो यहां पर आपको याद रखना है वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल एसेट्स बिलोंगिंग टू द एम्प्लॉयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय shall be determined to be the amount representing the actual cost of such assets to the employer as reduced. Actual cost में से हम reduce करेंगे, less करेंगे cost of normal wear and tear calculated at the rate of 10% of such cost. तो मूवेबल एसेट्स के केस में जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10% फॉर ईच ऑफ द कंप्लीटेड ईयर्स के लिए हम लेस करेंगे ड्यूरिंग सच एसेट वाज पुट टू यूज बाय द एम्प्लॉयर एंड एज फर्दर रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इफ एनी पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो अगर अमाउंट कोई रिकवर की जाती है एम्प्लॉय से तो वो भी लेस की जाएगी। और अगर कंप्यूटर और लैपटॉप्स की बात है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात है, तो ये 50% रहेगा। और अगर मोटर कार की बात है तो ये 20% रहेगा एट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WD। उसके बाद अगर और कोई फैसिलिटी बच जाती है तो जो भी अमाउंट इनकर की जाएगी बाय द एम्प्लॉयर वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। द वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट विच इज नॉट कवर्ड अबाउ सर्विस राइट और प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। तो इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज बच जाती है जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयर के हाथ में जो भी कॉस्ट इनकर होगी वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। आर्म्स लेंथ प्राइस पर इसको कैलकुलेट किया जाएगा, दैट मींस जो भी रीजनेबल प्राइस होगा, मार्केट प्राइस होगा, उस बेसिस पर ये जो वैल्यू है डिटरमाइन की जाएगी एज रिड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। और अगर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट रिकवर की जाती है तो वो लेस की जाएगी। तो इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर कोई सर्विस, कोई फैसिलिटी रेंट पर लेकर एम्प्लॉय को देता है, तो ऐसे में जो रेंट पे करेगा एम्प्लॉयर वो मानी जाएगी वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और अगर मान लीजिए वो एम्प्लॉय के द्वारा ओन्ड है वो फैसिलिटी या वो सर्विसेज एम्प्लॉयर खुद प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में आर्म लेंथ प्राइस पर उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और वो टैक्सेबल रहेगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन। तो मोबाइल के रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर किया गया है तो ऐसे में वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं माना जाएगा, इंक्लूडिंग ए मोबाइल फोन एक्चुअली इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। तो मोबाइल फोन या फिर मोबाइल टेलीफोन्स के रिगार्डिंग कोई एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयर के द्वारा इनकर किया गया है
तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर कोई अलाउंस दिया गया है, टेलीफोन अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पर्सनल अलाउंसेस होते हैं उसके केस में एम्प्लॉयर यह चेक नहीं करता कि वो यूज किए गए या नहीं किए गए। जबकि अगर आपको मोबाइल फोन के लिए खर्चा दिया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर, तो इन दैट मींस आप उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, अगर अलाउंस आपको दिया जाएगा टेलीफोन अलाउंस, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रिम्बर्स किए जा रहे हैं बाय द एम्प्लॉयर, तो इन दैट सिचुएशन वो जो है टैक्सेबल नहीं होंगे। चलिए अब हम एंड करते हैं जो परक्विजिट का जो सेशन था। और परक्विजिट के अंदर हमारी एक लास्ट जो फैसिलिटी रह जाती है वो रह जाती है मेडिकल फैसिलिटी। और ये प्रोवाइड की गई है इन द प्रोविजो टू सेक्शन 17 क्लोज 2। तो सेक्शन 17 क्लोज 2 के तहत प्रोविजो दिया गया है बेसिकली, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा। तो ऐसे में बताया गया, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और ये मेडिकल फैसिलिटी दी गई है इन ए हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो दैट मींस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई भी ट्रीटमेंट कराया जाता है एम्प्लॉय का या एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर का, वो एग्जम्प्ट रहेगा, उस पर कोई वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैलकुलेट नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर कोई हॉस्पिटल रन करता है, उसके तहत ट्रीटमेंट कराया जाता है एम्प्लॉय या एम्प्लॉय फैमिली मेंबर का, तो इन दैट सिचुएशन भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैलकुलेट नहीं की जाएगी। इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो दैट मींस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स है उसमें अगर ट्रीटमेंट कराया जाता है तो इन दैट सिचुएशन भी जो है वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैलकुलेट नहीं की जाएगी। लेकिन इनके अलावा अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड नहीं है, ना ही एम्प्लॉयर के द्वारा रन किया जाता है, ना ही वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है अप्रूव्ड है, तो इन दैट सिचुएशन जो भी ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस होंगे बियर किए जाएंगे बाय द एम्प्लॉयर, वो माने जाएंगे वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। उसके अलावा अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस है वो पे किया जाता है फॉर द एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर, तो इन दैट सिचुएशन जो अमाउंट पे की जाएगी टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस वो एग्जम्प्ट रहेगी, वो टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ, अगर लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो टैक्सेबल रहेगा। अगर कोई मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, तो मैंने आपको बताया था मेडिकल अलाउंस जो है अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं है और उसके लिए कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहता है। तो इफ एम्प्लॉयर हैज पेड मेडिकल अलाउंस इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो यहां पर कहा गया इफ द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर इट विल बी एग्जम्प्ट प्रोवाइडेड फैसिलिटी इज गिवन एनी हॉस्पिटल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर एम्प्लॉयर हिमसेल्फ और इट इज एनी अदर प्राइवेट हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो मिस्टर एक्स है वो एबीसी लिमिटेड के अंदर एम्प्लॉय है और एबीसी लिमिटेड के द्वारा 3 लाख रुपए का जो है एक्सपेंस इनकर किया जाता है ऑन हिज ट्रीटमेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल है देन इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। एंड इफ द ट्रीटमेंट वाज टेकन बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ, एम्प्लॉय के द्वारा खुद ही ट्रीटमेंट कराया गया और एम्प्लॉयर के द्वारा उसको रिम्बर्समेंट दी गई है, तो ऐसे में अगर जिस हॉस्पिटल में एम्प्लॉय ने ट्रीटमेंट कराया है वो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है, लोकल अथॉरिटी द्वारा ओन्ड है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, तो इन दैट सिचुएशन इट विल आल्सो बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। If the employer has paid premium for medical policy taken in the name of employee or his family, it will also be exempt from income tax. तो that means अगर employer जो है वो employee या employee family members के लिए कोई medical insurance premium पे करता है तो in that situation भी वो exempt रहेगा। फैमिली में कौन कौन इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पर बताया गया है स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल। तो ध्यान रखें स्पाउस मींस अगर जो इंडिविजुअल है, अगर वो इंडिविजुअल है वो मेल है तो इन दैट सिचुएशन उसकी जो वाइफ है
वो स्पाउस कहलाती है। और अगर इंडिविजुअल फीमेल है तो इन दैट सिचुएशन जो हस्बैंड है वो स्पाउस कहलाता है। तो वाइफ के केस में हस्बैंड और हस्बैंड के केस में वाइफ जो है फैमिली मेंबर माना जाएगा। और चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, तो उस इंडिविजुअल के जो बच्चे होंगे वो भी फैमिली मेंबर माने जाएंगे। उसके अलावा पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो जो एम्प्लॉय है उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, ब्रदर्स हैं, भाई है, सिस्टर्स है, बहन है, वो भी क्या माने जाएंगे, फैमिली मेंबर। बट प्रोवाइडेड दे आर डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, वो क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर वो इनडिपेंडेंट है, वो इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन वो यहां के लिए फैमिली मेंबर नहीं माने जाएंगे। और अगर उनको कोई ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो टैक्सेबल रहेगा। इसके अलावा और जितने भी फैमिली मेंबर्स बच जाते हैं, जैसे कि मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, इंडिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर, इंडिपेंडेंट फादर पेरेंट्स, तो वो क्या माने जाएंगे, वो फैमिली मेंबर नहीं माने जाएंगे। और अगर उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है देन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। अब बात आई कि अगर मान लीजिए जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है आउटसाइड इंडिया, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया में जो है वो मान लीजिए नहीं हो पाता है, तो इन दैट सिचुएशन आउटसाइड इंडिया अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग बताया गया कि जो एम्प्लॉयर अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर करता है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और एनी फैमिली मेंबर्स है आउटसाइड इंडिया, इट विल बी एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जितना परमिट करता है उतना अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। उससे ज्यादा अगर अमाउंट इनकर की गई है बाय द एम्प्लॉयर तो एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। इफ द एम्प्लॉयर हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन द स्टे, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा मान लीजिए वहां पर रहने के लिए भी अगर कोई खर्चा किया गया है अब्रोड ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट है उसके रिगार्डिंग, और पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट अलाउड होगा, दैट मींस पेशेंट के साथ एक और व्यक्ति अलाउ किया जाएगा जो उनका ख्याल रखेगा, पेशेंट का ख्याल रखेगा। तो ऐसे में जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई अगेन स्टे के लिए परमिट करेगा उतनी अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट रहेगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। If the employer has incurred expenditure on the traveling of the patient, तो पेशेंट की ट्रेवलिंग है including one attendant, it is exempt provided gross total income of the employee does not exceed 2 लाख रुपीस। तो अगर एम्प्लॉय की ग्रोस टोटल इनकम, यहां पर बात की जा रही है जीटीआई, ध्यान रखें बिफोर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, तो अगर ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो ऐसे में ट्रैवलिंग पर जो खर्च किया गया है वो टैक्सेबल रहेगा। अगर 2 लाख से कम है, 2 लाख तक है, तो ऐसे में एक अटेंडेंट के साथ जो पेशेंट के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होगा वो भी जो है फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। यहां पर कोई भी आरबीआई की कंडीशन नहीं है। तो ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग आरबीआई की जो भी कंडीशन नहीं है, लेकिन स्टे और ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग आरबीआई जितना परमिट करता है उतनी अमाउंट आपकी एग्जम्प्ट रहेगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो यहां पर हमारा परक्विजिट का जो सेशन है वो एंड हो जाता है। परक्विजिट को हमने डिटेल्ड में आपके साथ डिस्कस किया है। प्रैक्टिस मॉड्यूल आपको ऑलरेडी दिया गया है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो ग्रुप के अंदर आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमने परक्विजिट्स को डिस्कस किया था तो हमने जब फ्रिंज बेनिफिट्स परक्विजिट्स डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था एम्प्लॉयर के द्वारा अगर ट्रैवलिंग, टूरिंग और अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है ऑन दी हॉलीडेज, तो ऐसे में जितनी अमाउंट इनकर की जाती है बाय द एम्प्लॉयर वो वैल्यू इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय टैक्सेबल रहती है। और अगर एम्प्लॉयर के द्वारा ये फैसिलिटीज मेंटेन की गई है, ओन्ड की गई है, तो ऐसे में जो मार्केट वैल्यू है वो टैक्सेबल रहती है इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो ऐसे में हमने देखा था यहां पर एक बात कही गई थी लीव ट्रैवल कंसेशन की। तो दैट मींस अगर लीव ट्रैवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10 क्लोज 5 रूल 2B के तहत अगर कोई ट्रैवलिंग कंसेशन दिया गया है तो ऐसे में उसकी जो एग्जम्पशन है वो हम सेक्शन 10 क्लोज 5 के तहत कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को लीव ट्रैवल कंसेशन अलाउ किया जाता है तो इन दैट सिचुएशन जो एम्प्लॉय है वो कितनी एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉइज के जो हॉलीडेज होते हैं जिनको वो स्पेंड करते हैं
उसके रिगार्डिंग कुछ असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में वो जो लीव ट्रेवल कंसेशन है या लीव ट्रेवल असिस्टेंस है, कुछ हद तक एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स के तहत। ओवर एंड अबव दैट लिमिट वो टैक्सेबल रहेंगे इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो समटाइम्स द एम्प्लॉयर मे परमिट द एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर टू गो टू एनी प्लेस इन इंडिया एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो जो ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर है सिर्फ उसी के रिगार्डिंग जो आपको एलटीसी जो बेनिफिट होता है सेक्शन 10 क्लोज 5 के तहत वो अलाउ किया जाता है। ट्रैवलिंग के अलावा बाकी जितने खर्चे होंगे, जैसे कि अकोमोडेशन के लिए कोई खर्चा किया गया है, तो हॉलीडेज पर जो अकोमोडेशन के लिए खर्चा होगा वो माना जाएगा परक्विजिट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल द वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस रिसीव्ड बाय और ड्यू टू हिम फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। तो फैमिली मेंबर्स को भी यहां पर अलाउ किया गया है, उनके रिगार्डिंग भी अगर कोई ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उसके लिए भी एलटीसी का बेनिफिट जो है सेक्शन 10 क्लोज 5 के तहत लिया जा सकता है। और ये जो बेनिफिट है ये है इन कनेक्शन विद हिज प्रोसीडिंग ऑन लीव टू एनी प्लेस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के किसी भी प्लेस के अंदर जो है वो जो हॉलीडेज पर जाते हैं, तो इन दैट सिचुएशन ये बेनिफिट ले सकते हैं। आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर अगर वो कहीं जाते हैं, तो ऐसे में कोई लीव ट्रेवल कंसेशन की जो बेनिफिट है, जो छूट है, वो अलाउ नहीं होगी। उसके अलावा हो सकता है आफ्टर रिटायरमेंट या फिर आफ्टर सर्विस जो है, इन दैट सिचुएशन भी जो है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो है एलटीसी प्रोवाइड की जा सकती है। यहां पर कहा गया सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैविंग रिगार्ड टू द ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे में यहां पर नंबर ऑफ जर्नीज के रिगार्डिंग जो है वो लिमिट लगाई गई है, जिसको हम एक बार यहां पर सिंपल वर्ड्स में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें सेक्शन को समझने में आसानी रहे। तो यहां पर कहा गया कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हॉलीडेज पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस इनकर करेगा, तो ऐसे में जो एम्प्लॉय है वो एलटीसी का बेनिफिट ले सकता है। तो एलटीसी के बेनिफिट के रिगार्डिंग बताया गया कि ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा अगर एम्प्लॉय ट्रेवल करता है बाय एयर, तो प्लेन के जरिए वो अपने हॉलीडे डेस्टिनेशन पर जाता है, तो इन दैट सिचुएशन जो भी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होंगे उसके रिगार्डिंग कहा गया कि जो इकोनॉमी क्लास फेयर होगा, इकोनॉमी क्लास फेयर होगा, वो छूट आपको मिल जाएगी। तो मान लीजिए एम्प्लॉय जो है वो बिजनेस क्लास टिकट से जो है अपने डेस्टिनेशन पर जाता है, ट्रेवल करता है, और मान लीजिए उसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज, और सेम प्लेन के अंदर जो इकोनॉमी क्लास फेयर है उसकी वैल्यू है टिकट की 7,000 रुपीज। तो ऐसे में 3,000 रुपीज जो है वो मानी जाएगी वैल्यू ऑफ परकेज। If the employee has traveled by air, exemption shall be allowed up to air economy fare of the national carrier। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स ट्रेवल करते हैं प्लेस ए से प्लेस बी बाय बिजनेस क्लास एंड एम्प्लॉयर पेड ₹12,000 पर टिकट, बट इकोनॉमी क्लास फेयर इज 7,000। तो दैट मीन्स 12 माइनस 7, 5,000 पर टिकट क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो इन दैट केस टैक्सेबल अमाउंट शैल बी 5,000। तो अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के लिए खर्च करता है ट्रेवलिंग पर 12,000 रुपए, जो कि बिजनेस क्लास फेयर है, और ऐसे में वहां का जो इकोनॉमी क्लास फेयर है वो 7,000 रुपीज है, तो जो वैल्यू टैक्सेबल मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय वो मानी जाएगी 5,000 रुपीज। तो अगर एयर से कोई ट्रेवल करता है, तो ऐसे में एयर का जो प्लेन का इकोनॉमी क्लास फेयर होता है वो अलाउड किया जाएगा एज एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लोज 5। और अगर मान लीजिए एयर से ट्रेवल नहीं करता है, ट्रेवल करता है बाय रेलवेज, तो रेल के जरिए, ट्रेन के जरिए जो है ट्रेवल करता है एम्प्लॉइज फैमिली मेंबर्स, तो इन दैट सिचुएशन कहा गया कि जो ट्रेन का फर्स्ट क्लास एसी टिकट होगा वो अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगी। तो मान लीजिए यहां पर कहा गया कि एम्प्लॉयर ने पे किया
6,000 पर टिकट इन द केस एंटायर अमाउंट इज एग्जाम। तो यहाँ पर 6,000 रुपए बिजनेस फर्स्ट क्लास एसी टिकट जो है वो इंप्लॉयर के द्वारा बियर की गई, इंप्लॉयर के द्वारा उस टिकट के लिए पैसे खर्च किए गए, तो इंप्लॉय के हाथ में कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए रेलवे फर्स्ट क्लास एसी का टिकट था 6,000 रुपीज, लेकिन इंप्लॉयर पे करता है 7,000 रुपीज, तो ऐसे में अमाउंट जो है 1,000 जो है वो मानी जाएगी वैल्यू ऑफ परकेज और टैक्सेबल रहेगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। बट इफ द एम्प्लॉय हैज ट्रेवल्ड बाय प्राइवेट टूरिस्ट बस, तो जो है टूरिस्ट बस के जरिए एम्प्लॉय जाता है और एम्प्लॉयर उसको 7,000 रुपीज पर टिकट प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में 1,000 रुपीज पर टिकट क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद मान लीजिए एम्प्लॉय जो है किसी ऐसी जगह पर जाता है जो ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे में उसे जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो है सपोर्ट लेना पड़ता है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो एग्जम्पशन शैल बी अलाउड अप टू फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास ऑफ सच रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो वो जो रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें जो भी डिलक्स या फर्स्ट क्लास की जो टिकट्स होगी उतनी अमाउंट तक एग्जम्पशन अवेलेबल रहेगी। रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मींस गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो आपकी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट होती है, जो आपको पता होगा हरियाणा रोडवेज है, दिल्ली रोडवेज है, इस तरीके से जो आपकी रोडवेज होती है, या फिर वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो उनका जो भी फर्स्ट क्लास या फिर जो डिलक्स क्लास का जो फेयर होगा उस अमाउंट तक एग्जम्प्ट रहेगा। और मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर ट्रेवल करते हैं जो ना ही तो रेलवे से कनेक्टेड है, ना ही किसी रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से कनेक्टेड है, तो ऐसे में कहा गया कि उस सिचुएशन में यह माना जाएगा कि अगर रेलवे से ट्रेवल करते तो कितना जो है फर्स्ट क्लास एसी का फेयर आता, उतनी अमाउंट तक एग्जम्प्ट किया जाएगा। तो मान लीजिए ना ही रेलवे कनेक्शन है, ना ही रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो मिस्टर एक्स जो है वो मान लीजिए किसी प्राइवेट बस के जरिए ट्रेवल करते हैं और उनके द्वारा जो है इंप्लॉयर के द्वारा 600 रुपीज पे किए जाते हैं। और अगर मान लीजिए वहां पर रेलवे होता, ट्रेन रन होती, तो इन दैट सिचुएशन जो फर्स्ट क्लास एसी फेयर होता उस डिस्टेंस के लिए वो होता 500 रुपीज, तो ऐसे में टैक्सेबल वैल्यू होगी 100 रुपीज। तो बेसिकली उस डिस्टेंस के लिए रेलवेज फर्स्ट क्लास एसी कितना फेयर चार्ज करता है उतनी अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगी, बाकी अमाउंट टैक्सेबल रहेगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स तक के लिए परमिटेड है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 5। अब ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय मान लीजिए हर साल ट्रेवल करता है, हॉलीडेज पर जाता है और एम्प्लॉयर जो है हर साल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बियर करता है और एम्प्लॉय जो है वो हर साल सेक्शन 10 क्लोज 5 का बेनिफिट लेता है, ऐसा नहीं है। सेक्शन 10 क्लोज 5 में कहा गया कि आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी उसकी हम लिमिट लगाते हैं कि आपकी जो जर्नी होगी वो आप 4 कैलेंडर ईयर्स के अंदर 2 टाइम्स क्लेम कर सकते हैं। तो हर 4 साल के लिए आपको 2 बार एलटीसी का बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 10 क्लोज 5। और अगर मान लीजिए ये जो ब्लॉक है 4 इयर्स का, इस 4 इयर्स के ब्लॉक के अंदर आप जर्नी नहीं करते हैं या फिर एलटीसी का बेनिफिट नहीं लेते हैं, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे, एक एलटीसी का बेनिफिट आपका कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो मान लीजिए मेरा ब्लॉक है 2014 से 2017 तक और इसमें 2 टाइम्स मैं एलटीसी क्लेम कर सकता था, लेकिन मैंने 2 टाइम्स एलटीसी क्लेम नहीं की। तो ऐसे में कहा गया 2018 से लेकर 2021 तक के ब्लॉक के लिए आपको 3 एलटीसी अलाउ की जाएंगी। अगर आप किसी ब्लॉक में 2 एलटीसी क्लेम नहीं करते हैं तो ऐसे में आपकी एक एलटीसी कैरी फॉरवर्ड की जाएगी और एक एलटीसी लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपने 2014 से 17 के बीच में एक एलटीसी अवेल कर लिया था लेकिन एक एलटीसी अवेल नहीं किया था,
तो ऐसे में कहा गया कि आपका एक एलटीसी कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। उसके अलावा एक और कंडीशन लगाई गई 2018 से 21 के बीच में कि अब आपको जो 3 एलटीसी मिलेंगे उसमें से आपको एटलीस्ट जो आपका कैरी फॉरवर्ड एलटीसी है वो आपको पहले साल में ही अवेल करना होगा। तो यहां पर दो कंडीशन लगाई गई। द एग्जम्पशन शैल बी अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल 2 टाइम्स इन ईच ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। और अगर आप एलटीसी अवेल नहीं करते हैं तो इन दैट सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड के रिगार्डिंग बताया गया, if the employee has not availed any leave travel concession or has availed only one leave travel concession during a particular block, carry forward shall be allowed but only for one leave travel concession। तो अगर आपने 4 साल के ब्लॉक में कोई एलटीसी अवेल नहीं किया या फिर एक एलटीसी अवेल कर लिया तो एक एलटीसी आपका कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स। और इसी के साथ सच एलटीसी मस्ट बी अवेल ड्यूरिंग वेरी फर्स्ट ईयर। तो जो आपका एलटीसी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर जो भी आपका पहला साल होगा उसी के अंदर आपको वो अवेल करना होगा, अदरवाइज वो भी लैप्स हो जाएगा। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय डज नॉट अवेल एनी एलटीसी फॉर द ब्लॉक 14 to 17, ही अवेल्स वन एलटीसी ड्यूरिंग 2018। तो यहां पर 2014 से 17 के बीच में उसने कोई एलटीसी जो अवेल नहीं किया और 2018 में उसने जो है अपना एक कैरी फॉरवर्ड एलटीसी अवेल कर लिया, तो अब उसके पास 2018 से 21 के बीच में 2 एलटीसी और अवेलेबल रहेगी। तो ध्यान रखना है जो कैरी फॉरवर्ड एलटीसी है वो आपको वेरी फर्स्ट ईयर के अंदर ही अवेल करना होगा। अगर आपने वेरी फर्स्ट ईयर के अंदर अवेल नहीं किया तो इन दैट सिचुएशन वो जो है लैप्स हो जाएगा। फैमिलीज के अंदर वही इंक्लूड किए गए हैं, स्पाउस एंड द चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल और द पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। तो जो ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, पेरेंट्स है, वो क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट होने चाहिए। और एक और कंडीशन यहां पर लगाई गई, एग्जम्पशन शैल बी अलाउड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक के लिए मैक्सिमम अलाउ किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो ऐसे में एलटीसी आपको मिलेगा 2 के रिगार्डिंग, तीसरे बच्चे के रिगार्डिंग जो पूरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस है वो टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय एज पर केस। हाँ, अगर मान लीजिए मल्टीपल बर्थ है, जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है, तो ऐसे में वो जो है एक ही काउंट किया जाएगा। उस केस में जो है आपको 3 चिल्ड्रंस तक की जो है छूट दे दी जाएगी। तो इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर द बर्थ ऑफ 1 चाइल्ड, तो मान लीजिए पहले फर्स्ट जो चिल्ड्रन है बर्थ लेता है और सेकेंड टाइम जो है मल्टीपल बर्थ, दैट मीन्स जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको इन तीनों सभी बच्चों के लिए जो है एलटीसी अलाउ किया जाएगा। मिस्टर एक्स, हिज वन सन एज्ड 10 years एंड ट्विन डॉटर्स एज्ड 5 years। तो पहला बच्चा 10 साल का है और बाद में जुड़वा बेटियां होती है, तो ऐसे में 5 years की है दोनों। इन दिस केस एग्जम्पशन इज अलाउड फॉर ऑल द 3 चिल्ड्रंस। उसके अलावा इफ द एम्प्लॉयर हैज पेड ट्रेवल अलाउंस एंड एम्प्लॉइज हैड नॉट ट्रेवल टू एनी प्लेस, एंटायर अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। तो अगर ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग आपको एलटीसी के नाम पर कोई अमाउंट दी जाती है बाय द एम्प्लॉयर और आप उसको यूज नहीं करते हैं, आप ट्रेवलिंग नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी। द एग्जम्पशन इज अलाउड ओनली रिस्पेक्ट ऑफ फेयर, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कन्वेंस फ्रॉम रेजिडेंस टू द रेलवे, एयरपोर्ट, बस स्टैंड एटसेट्रा शैल बी टैक्सेबल। तो दैट मींस एयरपोर्ट से घर तक, घर से एयरपोर्ट तक के जो भी आपके कन्वेंस एक्सपेंस होंगे वो आपके फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे अगर एम्प्लॉयर के द्वारा बियर किए जाते हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर एक और बेनिफिट यहां पर दिया गया बाय द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ एलटीसी। तो बेसिकली कहा गया कि अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को 36,000 रुपीज तक की अमाउंट अगर दी जाती है इन ल्यू ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी के बदले में 35,000 रुपए तक की अमाउंट अगर दी जाती है और वो अमाउंट खर्च की जाती है बाय द एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज फैमिली मेंबर्स फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, तो इन दैट सिचुएशन जो है जितनी अमाउंट खर्च की जाएगी वो एग्जम्प्ट रहेगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अब उसमें
क्या कंडीशन लगाई गई कि द इंडिविजुअल हैज एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू अवेल एग्जम्पशंस अंडर द सेकंड प्रोविजो इन ल्यू ऑफ द एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10 क्लोज 5। तो सेक्शन 10 क्लोज 5 की एग्जम्पशंस लेने के बदले में सेकंड प्रोविजो में कहा गया कि आपको कितने रुपए दिए जाए, 35,000 रुपए अगर आपको दिए जाए, और आप उन 35,000 रुपए का क्या करेंगे, आप उन 35,000 रुपए से स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे। और ये स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर अगर आप इनकर करते हैं तो इन दैट सिचुएशन जो है आपको जितनी अमाउंट आप खर्च करेंगे वो आपकी एग्जम्प्ट रहे। द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर इज टू बी मेड बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट्स और सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो बेसिकली आपको जो खर्च भी करना है वो बैंकिंग चैनल के जरिए खर्च करना है, चेक के जरिए, अकाउंट पे चेक के जरिए, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के जरिए, या फिर आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के जरिए आपको यह अमाउंट खर्च करनी है। इसके रिगार्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस। जो आप खर्च करेंगे उसके बदले में, जो आप खर्च करेंगे उसके लिए जो है आपके पास टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है। टैक्स इनवॉइस कौन सा, अंडर जीएसटी लॉ। Tax invoice means an invoice issued by the registered person under section 31 of the Central Goods and Service Tax Act। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो खर्च भी करेंगे, जो आप परचेज करेंगे, वो किससे करेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन से। कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन, जो जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है। और एक्सपेंडिचर जो आप इनकर करेंगे वो एटलीस्ट उन गुड्स या सर्विसेज पर इनकर करेंगे जिन पर जो टैक्स रेट है वो 12% और मोर है। तो आप कोई भी ऐसी गुड्स या ऐसी सर्विसेज लेंगे उस रजिस्टर्ड पर्सन से जिस पर जीएसटी रेट 12% या 12% से ज्यादा है। और ये जो आप एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे ये आपको करने हैं 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। अगर आप 31 मार्च 2021 के बाद इनकर करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेसिकली कोविड पेंडेमिक की वजह से एक सिचुएशन ऐसी आई थी जहां पर जीएसटी को बूस्ट करने के लिए यह बेसिकली बेनिफिट दिया गया था एम्प्लॉय को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जीएसटी जो गुड्स है उनको परचेज करे, जीएसटी रिलेटेड जो सर्विसेज है उनको अवेल करे, ताकि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनके बिजनेसेस को बूस्ट किया जा सके। इसलिए बेसिकली यह बेनिफिट लाया गया था। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लीव ट्रेवल कंसेशन का जो बेनिफिट आपको मिलता है सेक्शन 10 क्लोज 5 में, वो आपको सरेंडर करना होगा, वो आपको नहीं मिलेगा। और कितना नहीं मिलेगा, जो आपका 4 साल में 2 टाइम आप अवेल करते हैं वो अब आप 1 टाइम अवेल करेंगे। दैट मीन्स एक एलटीसी के बदले आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा 35,000 रुपए तक का। For the removal of doubts, it is hereby clarified that if amount received by or due to an individual as per the terms of the employment from his employer in relation to himself and family member in connection with specified expenditure is in excess of the 36,000 rupees per person for the individual and the member of his family member, the exemptions under this sub rule would be restricted to 36,000। तो यहाँ पर 36,000 रुपए तक आपको अलाउ किए जाएंगे जो आप स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर के लिए इनकर कर सकते हैं। और जितना आप इनकर करेंगे 36,000 रुपए तक वो आपका एग्जम्प्ट रहेगा, बैलेंस जो है आपका टैक्सेबल रहेगा। तो यहां पर लिमिट लगाई गई एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड और 1/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फॉर सच बेनिफिट विच एवर इज लोअर। तो जितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई है और एक्सपेंडिचर का 1/3, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको एग्जम्पशन मिलेगी, बैलेंस आपका टैक्सेबल रहेगा। Where
an exemptions under the second proviso is claimed and allowed, sub-rule 2 shall have effect 2 journeys, the word 1 journey shall be substituted. तो बेसिकली जो आपको 2 टाइम्स एलटीसी का बेनिफिट मिलता है वो आपको 1 टाइम मिलेगा इन दी ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स, अगर आप सेकंड प्रोविजो के तहत जो है स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं और बेनिफिट एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। सेक्शन 10 के तहत बेसिकली सेकंड प्रोविजो इंसर्ट किया गया था और उसमें कहा गया था प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द असेसमेंट ईयर beginning on the first day of April 21, the value in lieu of any travel concession or assistance, such individual shall also be exempt under this clause subject to the fulfillment of such conditions, including the conditions of incurring such amount of such expenditure within such period as may be prescribed. तो बेसिकली ये सेकंड प्रोविजो इंसर्ट किया गया था जिसके तहत 36,000 रुपीज तक की जो है एग्जम्पशंस बेसिकली आपको अलाउ की गई है फॉर इनकरिंग स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर। तो इसी के रिगार्डिंग हमने वो कंडीशंस रीड की थी। आपके पास टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है, रजिस्टर्ड पर्सन से आप परचेज करेंगे, स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर आप उन गुड्स और सर्विसेज पर इनकर करेंगे जिनकी टैक्स रेट 12% या उससे ज्यादा है। तो यहां पर कहा गया कि आपको जो छूट मिलेगी वो छूट मिलेगी 36,000 रुपीज पर पर्सन। तो 36,000 रुपए तक की मैक्सिमम आपको छूट मिलेगी पर पर्सन। तो दैट मीन मान लीजिए एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स है, तो मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, तो ऐसे में 36,000 इंटू 3 1,08,000 रुपीज तक की मैक्सिमम जो है वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे में कहा गया कि 36,000 रुपीज पर पर्सन और 1/3 ऑफ द स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर विच एवरेज लोअर की आपको क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। बैलेंस जो है वो आपका वो टैक्सेबल रहेगा। ये बेसिकली लीव ट्रेवल कंसेशन के रिगार्डिंग लास्ट ईयर एक चेंज किया गया था जो कि 31 मार्च 2021 तक एप्लीकेबल है। उसके अलावा ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग जो भी आपको एम्प्लॉयर के द्वारा एक्सपेंडिचर इनकर किए जाएंगे उस केस में आपको देखना होगा एयर फेयर कितना है। अगर रेलवे से ट्रेवल किया गया है तो रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी फेयर कितना है, अगर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से किया गया है तो फर्स्ट क्लास या फिर डिलक्स फेयर कितना है, वो सब आपको जो है देखना होगा और अकॉर्डिंगली एग्जम्पशंस जो है कैलकुलेट करनी होगी। बाद हमारा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है। मान लीजिए जो इंप्लॉय की सैलरी है उस पर जो इनकम टैक्स पेबल है वो इनकम टैक्स पे किया जाना है बाय द एम्प्लॉय, क्योंकि वो टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर इस इनकम टैक्स को पे करता है तो ऐसे में हमने परक्विजिट के अंदर एक क्लोज डिस्कस किया था कि लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय बियर बाय द एम्प्लॉयर दैट विल बी परक्विजिट। तो इसका मतलब अगर ऐसा कोई इनकम टैक्स जो एम्प्लॉय के द्वारा पे किया जाना था एम्प्लॉयर उसको पे करता है तो इन दैट सिचुएशन ये क्या माना जाएगा, परक्विजिट माना जाएगा। और जितनी अमाउंट एम्प्लॉयर पे करेगा टुवर्ड सच इनकम टैक्स लायबिलिटी वो एम्प्लॉय के हैंड में जो है ऐड कर दी जाएगी एज ए परक्विजिट। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस सैलरी में से जो इनकम टैक्स है वो हमें देखना है कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वे परक्विजिट्स वे फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर के द्वारा अरेंज की जाती है और एम्प्लॉयर के द्वारा ही पे की जाती है वो मानी जाएंगी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। और सैलरी के अंदर इसके अलावा और कंपोनेंट्स हो सकते हैं नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स के अलावा, जैसे कि बेसिक पे, फीस, कमीशन, मॉनेटरी परक्विजिट्स, अलाउंसेस। तो जो इनकम टैक्स है रिलेटेड टू नॉन मॉनेटरी परक्विजिट और अदर्स, तो इनकम टैक्स जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट से रिलेटेड है वो एग्जम्प्ट रहेगा अगर इंप्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है तो भी। और जो अदर्स कंपोनेंट्स है उनका जो टैक्स है जो इंप्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है वो टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉय बीइंग एन इंडिविजुअल ड्राइविंग इनकम इन द नेचर ऑफ ए परक्विजिट
not provided for by way of monetary payment. तो that means non monetary perquisites की यहां पर बात की गई है. The tax on such income, कौन सा टैक्स? इस नॉन परक्विजिट, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर जो टैक्स है, if actually paid by the employer at the option of the employer on behalf of such employee, notwithstanding anything contained in section 20 of the Companies Act. तो ये क्या माना जाएगा? ये परक्विजिट नहीं माना जाएगा. जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट से रिलेटेड जो टैक्स है, अगर वो एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है, वो सेक्शन 10CC में क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा. इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स रह गए, उस पर जो इनकम टैक्स है, वो अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो वो टैक्सेबल होगा एज ए परक्विजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय. In the simple words, if the employer has paid income tax on behalf of the employee in connection with non-monetary perquisites, employer shall not be allowed to debit the amounts of paid to the profit and loss account, and also it will not be considered to be the income of the employee. तो जो एम्प्लॉयर है, जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, तो वो इस इनकम टैक्स को जो उसने नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे किया है, वो डेबिट नहीं करेगा. अगर वो डेबिट करेगा, वो खर्चा मानेगा, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा. जब एम्प्लॉयर को खर्चा अलाउ नहीं होगा, तो एम्प्लॉय के हाथ में भी वो इनकम नहीं माना जाएगा. हाँ, इनकम टैक्स जो अदर्स कंपोनेंट्स पर है, वो अगर एम्प्लॉयर पे करता है, तो एम्प्लॉयर उस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेगा, खर्चा मानेगा, और साथ में वो जो है इनकम ऑफ द एम्प्लॉय भी माना जाएगा. तो इफ द इनकम टैक्स इज पेड इज नॉट इन कनेक्शन विद नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, तो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के अलावा जो इनकम टैक्स पे किया गया है, एम्प्लॉयर शैल बी अलाउड टू डेबिट द अमाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट विल बी कंसीडर्ड टू बी द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी. तो इसका मतलब नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर जो इनकम टैक्स है, वो अगर एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है, तो वो एम्प्लॉय की इनकम नहीं माना जाएगा, और साथ ही एम्प्लॉयर उस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करेगा. और जो इनकम टैक्स नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स के अलावा है, वो इनकम टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे करता है, तो उसको वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेगा, और एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल माना जाएगा एज परक्विजिट. लायबिलिटी एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉय बियर बाय रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर. तो उस परक्विजिट के तहत वो जो है टैक्सेबल रहेगी.